वेलकम डियर ऑल, दिस इज शशांक गुप्ता और आप देख रहे हैं SKG मैथमेटिक्स। मैं आपकी यहाँ पर CU/CET की तैयारी करा रहा हूँ फॉर द कोर्स BSc मैथमेटिक्स। और यूनिवर्सिटीज़ आपकी BHU, DU, AU या AMU में अगर आपको इनरोल करना है आपको फॉर द BSc मैथमेटिक्स कोर्स, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कोर्स को इनरोल कर सकते हैं फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज़ और DPPs मिलेंगे। ठीक, मैं आपको बता दूं कि मैंने कुछ वीडियोस बना रखे हैं फॉर द बेस्ट बुक्स। अगर आपको बुक्स प्रेफर करनी फॉर द BSc मैथमेटिक्स एंट्रेंस तो आप लोग इन बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं। इसका लिंक आपको आई टैब पर यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक, साथ में आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी मैं स्टडी मटेरियल डालता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है, तो आप ये वीडियो देखिए मेरा हाउ टू क्रैक CU/CET 2022, जिसमें मैंने आपको जो अहम पॉइंट्स होते हैं वो बताएं कि कैसे आप लोग अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें और क्या आपका अप्रोच होना चाहिए टुवर्ड्स द पर्टिकुलर टॉपिक एंड द क्वेश्चंस रिगार्डिंग द एंट्रेंस। ठीक, आज हम लोग वन शॉट में मैट्रिसेस पूरा करेंगे। ठीक, और बहुत ही अच्छा आपको लेक्चर यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। एक शॉट में पूरा मैट्रिसेस आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा इस बार। ठीक, तो आप लोग तैयार रहिए। और मैट्रिसेस जो है आपका, इसमें से आपके ये समझ लीजिए कि 2 से 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से। ठीक, और अगर 4 नंबर का एक क्वेश्चन अगर होगा इस बार मान लीजिए, तो 12 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि कितना वेटेज है, जितनी मतलब सब्जेक्ट या जितना टॉपिक की औकात है उसको उतना ही हम लोग को समय देना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि उसका वेटेज कितना है। ठीक, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आज हम लोग मैट्रिसेस को पूरा वन शॉट में करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं लेक्चर को। तो मैट्रिसेस होता क्या है? मैट्रिक्स होता है हमारा रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। मतलब समझ रहे हो, मान लो ये हमारा रेक्टेंगुलर एरे है। एरे क्या होता है? अगर सीक्वेंस में बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से लिखी हूँ इस तरीके से, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? एक एरे कह देते हैं। ठीक, अब ऐसे स्क्वायर में इस तरीके से ये ब्रैकेट बनाते हैं। ठीक है, हम लोग, और इसमें हम लोग कुछ एंट्रीज लिखते हैं। मान लो 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, 0 2 -1 0। ठीक, 2 1 3 -1 इस तरीके से। तो ये क्या हो जाता है? हमारा एक मैट्रिक्स हो जाता है। अच्छा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। ठीक, तो ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रोज 3 हो गई, क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए? 4 हो गए, तो 3 क्रॉस 4। ये मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर की? 3 क्रॉस 4 की। ठीक है, सब कुछ अगर ये वन शॉट वीडियो है तो हर चीज़ आपको थोड़ा सा डायरेक्ट मिलेगी, लेकिन मैट्रिक्स में हर चीज़ डायरेक्ट ही है, तो आपको उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरीके से अगर m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ठीक, तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? mn एलिमेंट्स होंगे। ठीक, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक, मैट्रिक्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ए मैट्रिक्स को हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से aij और उसका ऑर्डर लिख देंगे m क्रॉस n। ठीक, इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स को यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे हम लोग ये वाली अगर मैट्रिक्स लिखते हैं फॉर एग्जांपल, तो इसमें कितने रोज हैं? 1 2 3 रोज हैं और 3 कॉलम है, तो ये 3 क्रॉस 3 की क्या हो गई? मैट्रिक्स हो गई। और मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग एंट्रीज बोलते हैं, एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। एंट्री, 1 एंट्री 2 एंट्री। ठीक, इस तरीके से। ठीक, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स के टाइप्स बहुत सारे होते हैं। पहला होता है हमारा नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स, ध्यान से सुनना, ये जो डेफिनेशंस हैं यही आपको जो है असर्शन और रीजन में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो नल मैट्रिक्स क्या होती है? कोई भी मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हो? 0 हो। कोई भी मैट्रिक्स, और कितने भी ऑर्डर की, मतलब m क्रॉस n की कोई भी मैट्रिक्स हो और उसके अगर सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएं? 0 हो जाएं, मतलब सारे जो एंट्रीज हैं वो क्या हो जाएं? 0 हो जाएं, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे? नल मैट्रिक्स कहेंगे। बात ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक, नल मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट 0 होंगे। और दूसरी बात क्या होगा कि उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं वो 2 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 2 या ऐसी हो, कुछ भी हो सकता है। 100 क्रॉस 100 की भी मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स हो सकती है अगर सारे एलिमेंट्स क्या हो? 0 हो। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स देखो, रो मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल रो हो। ठीक, एक ही रो हो। ठीक है, एक ही रो हो। ठीक, और उसमें ऐसे एलिमेंट्स लिखे हो 2 -1 0 3, कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, 4 इस तरीके से। ठीक है, 4 ऐसे। तो ये कितने की मैट्रिक्स हो गई? 1 क्रॉस, एक ही रो है और कॉलम कितने हैं? 5, तो 1 क्रॉस 5। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे, जिसमें क्या हो? केवल एक ही कॉलम हो, बाकी एक ही रो हो और बाकी सारे क्या हो? कॉलम्स हो। ठीक, अब इसी तरीके से कॉलम मैट्रिक्स हो गई। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा? यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स में देख सकते हो केवल एक कॉलम होगा। ठीक है, इस तरीके से 1 3 और 5 जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, और रोज कितनी भी हो सकती हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है।
अब बात आती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इससे सवाल काफ़ी बनते हैं आपके एग्जामिनेशन में, और इसमें शॉर्ट ट्रिक्स बहुत सारी होती हैं अपर ट्रायंगुलर में। देखो अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है हमारी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, मान लो ये मैट्रिक्स है कोई इस तरीके से, ठीक, और ये डायगोनल एलिमेंट्स है 2 3 4 1, मान लो इस तरीके से डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो अपर ट्रायंगुलर का क्या मतलब हुआ कि इस प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट हों सब क्या हो जाए, जीरो हो जाए। बोलो ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक, इस प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे जीरो हो जाएंगे, ठीक, ये जितने भी एलिमेंट, ये प्रिंसिपल डायगोनल हो गया हमारा, ठीक, ये वाला, और जितने भी ये एलिमेंट्स हैं ये सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ठीक, ये बात समझ में आ गई। और यहाँ के एलिमेंट्स जीरो या नॉन जीरो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर मान लो 2 है 3 है, ठीक, 1 हो गया 4 -1 हो गया, इस तरीके से, ठीक, तो नीचे के एलिमेंट्स क्या हो जाए, ये जो आपका एरिया है ये जीरो हो जाए पूरा, ठीक, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक, मतलब अपर ट्रायंगुलर मतलब डायगोनल और उसके ऊपर क्या हो, एलिमेंट्स हो, और नीचे क्या हो जाए, पूरा जीरो हो जाए, मतलब ये वाला एरिया हमारा क्या हो जाए मैट्रिक्स का, ये वाला एरिया जो है, एक मिनट आप लोग रुकिए, ठीक, तो देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स का हमारा ये वाला जो एरिया है ये क्या हो जाए, ये जीरो हो जाए पूरा, ठीक, और ये इसमें इधर एलिमेंट्स रहें, तो इसको क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक, क्या ये बात समझ में आ रही है। दोबारा से समझा देता हूँ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो गई थी। देखो ये मैट्रिक्स है कोई भी, ठीक, ये डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, इसके अपर ट्रायंगुलर कब कही जाएगी, जब ये सारे क्या हों, जीरो हो जाए, 0 0 0 0, ठीक, और लो इसी तरीके से अपर ट्रायंगुलर हो जाएगी, ठीक, यहाँ पर एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, ये पूरी जीरो नहीं होनी चाहिए, ये अपर ट्रायंगुलर होनी चाहिए, वरना स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर हो जाएगी, ठीक, ये चीज़ समझ में आई। अब देखो, अब यहाँ पर देखो, अगर मान लो, एक मिनट, तो ये अपर ट्रायंगुलर हो गई। अब मान लो लोअर ट्रायंगुलर क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा, नीचे एलिमेंट रहेंगे हमारे और ये सब जीरो हो जाएंगे, ठीक, लोअर ट्रायंगुलर में ये सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ठीक, ये इसमें इधर एलिमेंट रहेंगे, यहाँ डायगोनल में एलिमेंट रहेंगे, ऊपर क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ठीक। प्रिंसिपल डायगोनल के अबव स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम लोग लोअर ट्रायंगुलर कहेंगे कब, अगर इफ़ ए आई जे बराबर जीरो है फॉर एवरी आई इज लेस देन जे, मतलब ये जो आई इज लेस देन जे, ये वाला एरिया है आई इज लेस देन जे। देखो मैट्रिक्स होती है हमारी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसके 3 रीजन होते हैं, देखो कैसे होते हैं मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट। देखो अगर ये मान लो ये मैट्रिक्स है इस तरीके से, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, n क्रॉस n, ठीक, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारी n क्रॉस n, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, एक मिनट, आपको दिख नहीं रहा होगा इस तरफ कैमरा है क्योंकि, देखो ये हमारी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक, n क्रॉस n की, ठीक, n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल होता है इसको हम लोग कहते हैं i बराबर j वाला रीजन, ठीक, ये जो होता है हमारा, ये क्या होता है, i ग्रेटर देन j का रीजन होता है, और ये क्या होता है हमारा, i लेस देन j का रीजन होता है। आप देख सकते हैं कोई भी एलिमेंट यहाँ पर ले लो, मान लो a, तो यहाँ पर इधर जो भी एलिमेंट होगा उसमें i हमेशा ग्रेटर देन होगा j के, मान लो a32, ठीक है, तो a32 ये हो गया। अब इधर कोई भी एलिमेंट लोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो उसमें j बड़ा होगा हमेशा, मान लो a23, ठीक, a23। अब यहाँ पर जब भी डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं तो उनका जो i और j होता है वो बराबर होता है, मतलब a11 a22, ठीक है, a33, इस तरीके से। तो डायगोनल के एलिमेंट्स का i क्या होता है, i और j बराबर रहता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है क्योंकि एग्जाम में कभी कभी इस तरीके से आ जाता है, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए नोटेशंस वगैरह, ठीक है, और जल्दी पता होगा तो आप आराम से कर ले जाएंगे, वरना आप तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, कोई भी मैट्रिक्स ऐसे है m क्रॉस n मान लो, ठीक है, अगर उसमें m और n बराबर हो जाए, ठीक, m और n बराबर हो जाए, मतलब नंबर ऑफ रोज क्या हो जाए, नंबर ऑफ कॉलम्स के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक। तो जैसे ये मैट्रिक्स है तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3 4, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी ऑफ ऑर्डर 4, ठीक। कभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं ऑफ ऑर्डर n, मतलब क्या हो गया, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 का क्या मतलब हो गया, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। इसी तरीके से ऑर्डर 3 का क्या मतलब हो गया, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है ऑफ ऑर्डर 4, ठीक। अब देखो द एलिमेंट 0 3 1 2 आर द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए, इसके जो एलिमेंट्स हैं ये क्या हो जाएंगे, डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे। ये चीज़ देखो 0 3 1 2 डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, ठीक। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है,
कोई भी मैट्रिक्स जिसमें केवल डायगोनल एलिमेंट्स हों और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएं, ज़ीरो हो जाएं, ठीक है। नॉन डायगोनल जितने भी एलिमेंट्स हो जाएं वो क्या हो जाएं, ज़ीरो हो जाएं। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है और इसको याद कर लो, ठीक। एक मिनट, मान लो ये कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक, इस तरीके से, ठीक। तो इसके जो भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं केवल वो नॉन ज़ीरो रहें, या ज़ीरो भी, एक दो ज़ीरो भी हो सकते हैं, ठीक। तो देखो मान लो ये 2 है, 3 है, 1 है, ये 2 है, मान लो ये डायगोनल एलिमेंट्स, बाकी सारे क्या हो जाएं, ज़ीरो हो जाएं, बाकी क्या हो जाएं, सारे ज़ीरो हो जाएं, बाकी सारे क्या हो जाएं, ज़ीरो हो जाएं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर, कोई ज़्यादा तो नहीं हो गए, ज़्यादा तो नहीं हो गए, चलिए ठीक है, जो भी है, ठीक। मान लो ये 4x4 की मैट्रिक्स है और केवल डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो, बाकी सारे क्या हो जाएं, ज़ीरो हो जाएं, तो उसको क्या कह देंगे हम लोग, डायगोनल मैट्रिक्स कह देंगे। क्या ये बात समझ में आ रही? डायगोनल मैट्रिक्स में जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, ये और ये क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे सब, ये क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक ठीक। ये बात समझ में आई? अब देखो, अब डायगोनल मैट्रिक्स से ही हमारा निकल के आता है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। देखो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, जो हमारा मान लो एलिमेंट्स हैं, ये मान लो A B C D इस तरीके से हैं, ठीक। स्केलर मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, ये सारे एलिमेंट्स बराबर हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही? स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, अ डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। ये बात समझ में आई, ठीक। देखो देखो एक बार दोबारा समझाते हैं, एक मिनट रुकना, वैसे एक मिनट बहुत होता है, ठीक, लेकिन चलिए रुक जाते हैं। देखो मान लो ये हमारी क्या है, कोई मैट्रिक्स है, अब इसमें सारे मान लो डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, 2 2 2 2, ठीक, बाकी क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारी हो जाएगी जो भी यहाँ पर है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक। और ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग 2i करके भी लिख सकते हैं, यानी k ऑफ i फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक। k हमारा क्या हो जाएगा, कोई भी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक, कोई हमारा कोई कांस्टेंट है k, ठीक। तो उसको हम लोग इस तरीके से, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग ki के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, ठीक। यहाँ पर देखो a11 है, a22 है, इसी तरीके से ann है, ठीक। लेकिन यहाँ स्केलर मैट्रिक्स में क्या हो जाएगी, सारे एलिमेंट्स k या 1 1 1, ठीक, 2 2 2 इस तरीके से 3 3 3 किसी भी एक एलिमेंट के बराबर हो जाए, ठीक। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब देखो यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है हमारा, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, देखो यूनिट मैट्रिक्स होता है बाकी सारे, यूनिट मैट्रिक्स एक तरीके की हमारी स्केलर मैट्रिक्स ही होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यूनिट मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स ही होगी क्योंकि सभी डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, बराबर हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो हैं। ये क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा, ठीक। यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग कैसे लिखते हैं, IN की तरीके से लिखते हैं। ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है यूनिट मैट्रिक्स, जिसके केवल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 1 1 होते हैं सारे, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं, ठीक। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है, IN से रिप्रेजेंट करते हैं और N क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होता है, क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा क्या हो जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी, ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, ठीक। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, अब डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और डिटर्मिनेंट निकालने का ट्रिक भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल मैं अभी यहाँ पर बता देता हूँ। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली बात तो ये जान लो कि डिटर्मिनेंट अगर A है तो A हमेशा क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, ठीक। कभी भी नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकल सकता। डिटर्मिनेंट किसका निकलेगा, कि हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा, ठीक। तो ये चीज़ आपने समझ ली। अब देखो डिटर्मिनेंट निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ठीक। अगर वैसे तो नॉर्मल मान लो जैसे ये मैट्रिक्स है A, ठीक, A मैट्रिक्स है, तो A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पहले एलिमेंट को पकड़ो यहाँ पर, ठीक, 3 और ये 7 5 35 हो गया हमारा, ठीक, 35 और प्लस 8 3 24 हो गया, -4, ठीक, और साथ में क्या हो जाएगा हमारा 6 5 30 -8 2 16 हो जाएगा हमारा, और ये +5 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा हमारा -18 और -7 2 14, ठीक। तो इसको हम लोग कर लेंगे ऐड, 5 4 9 3 2 5 और ये 3 -4 इंटू 30 में से 16 जाएगा, 4 इधर 14 आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 5 और ये क्या हो जाएगा हमारा 12, तो 32 आ जाएगा हमारा, ठीक, माइनस का। काफ़ी टेढ़ा हो गया कैलकुलेशन, चलिए कोई बात नहीं, कर लेते हैं, ठीक है। 9 3 27 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, 2 इधर आएगा, 5 3 15 16 17 माइनस 14 4 कितना होता है, 4 4 16 नहीं आता है टेबल, 4 4 16 1 इधर 56, ठीक, माइनस 5 2 10 और 1 उधर 5 15 160,
तो इसको हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 6, 6 5 11 216 और 170, 16 में से आ जाएगा 9, ठीक है, 10 में से आ जाएगा 3, 13, माइनस का 39 आएगा, ठीक। डिटर्मिनेंट क्या यही आ रहा है, ठीक। डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, -39 हो जाएगा। अब देखो डिटर्मिनेंट निकालने का शॉर्ट ट्रिक देखो, यहाँ पर ये हम लोग इस तरीके से मैट्रिक्स लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 3 4 5, ठीक है, 6 7 8। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया आपको यहाँ पर 2 -3 और ये 5। अब देखो इन दोनों एलिमेंट्स को यहाँ पर लिख लो 3 और 2, इन दोनों एलिमेंट्स को यहाँ पर लिख लो। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, यही एलिमेंट्स नहीं होंगे, ठीक है, यहाँ पर लिख लो। अब क्या करो, इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करो, इस तरीके से मल्टीप्लाई करो, इस तरीके से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18, 5 जा 90, -90 आ जाएगा, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, 7 5 जा 35 और 3 35 इंटू 3, 5 3 जा 15, 1 इधर और 10 105, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, 8 2 जा 16, 4 जा 64 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब माइनस कर दो, ठीक, पहले इन तीनों को करो और माइनस कर दो, ठीक। क्या ये बात समझ में आ रही, ठीक है। देखो यहाँ पर इस तरीके से किया हम लोगों ने, पहले इन तीनों को करो और उसके बाद माइनस साइन लगाओ। अब इन तीनों को करो, देखो इस तरीके से। ये एक मिनट गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 1 मिनट रुकिएगा। देखो अब इसको करो, ये 6 4 जा 24 और 5 120 हो जाएगा, ठीक। अब ये वाला करो, 7 5 जा 35 2 70 हो जाएगा, ठीक। दोनों बराबर भी आने चाहिए, इसीलिए मैंने आपको वो ये वाला भी ये 39 निकाल के दिखा दिया है, ठीक। 3 3 जा 9 और 9 8 जा 72 माइनस का, ठीक। तो अब इसको हम लोग करेंगे तो ले देकर ये हमारा -39 आएगा। थोड़ा सा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं आपका, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर करके देख लेनी है और ये 39 ही आएगा माइनस का, ठीक है। तो क्या करना है, ये वाले एलिमेंट्स जो हैं, 1 मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ, तो ये वाले और ये वाले एलिमेंट्स को यहाँ पर लिख लेना है, ये वाले और ये वाले को यहाँ पर लिख लेना है, और उसके बाद ऐसे 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 और ऐसे 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 माइनस कर दो, आ जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, ये चीज़ हम लोग को अगर पता हो है तो अच्छी बात है। अभी बताता हूँ कैसे होती है। देखो दो मैट्रिसेस इक्वल तब होंगी जब उनका क्या हो, पहली बात तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, m क्रॉस n, ठीक। तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी बात करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हो, ठीक। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, ठीक। देखो ऐसे m क्रॉस n, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n है, और जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है मतलब a11 वाला एलिमेंट, तो ये a11 वाला एलिमेंट, ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक। अगर कोई भी दो मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल कह देंगे तो ये जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं ये सब क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है, ये सभी बराबर हो जाएंगे, ठीक, एक दूसरे के, ठीक। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। देखो यहाँ पर लिखा है दे आर सेम साइज, मतलब m क्रॉस n मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 की है तो वो वाली भी 2 क्रॉस 3 की होनी चाहिए, ठीक। और एलिमेंट्स इन द करस्पॉन्डिंग प्लेसेस ऑफ टू मैट्रिक्स आर सेम, मतलब aij bij के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर a11 बराबर b11 के होना चाहिए, ठीक। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो ये हो गया हमारा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब ऑपरेशन इन मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, अगर दो मैट्रिसेस को ऐड करना है, मान लो किस तरीके से, मान लो ये हमारी है 2 3 -1 0 और प्लस दूसरी मैट्रिक्स है हमारी मान लो -1 2 0 1, इनको ऐड करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो, ठीक। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 -1 1, 3 2 5 हो जाएगा, यहाँ पर ये -1 हो जाएगा हमारा और ये 1 हो जाएगा, ठीक। और कुछ नहीं करना है, ये हो गया हमारा। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में क्या होगा, इसी तरीके से अगर मान लो यही वाली मैट्रिक्स है 2 3 -1 0 माइनस ये क्या हो जाएगा, -1 2 0 1 हो जाएगा, तो इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 -2 1 हो जाएगा, -1 -0 -1 हो जाएगा और ये 0 -1 -1 हो जाएगा। तो इस तरीके से, कोई इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक। अब देखो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, देखो मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, मतलब अगर हम लोग कोई भी दो मैट्रिक्स को a + b करें और उसको उल्टा कर दे b + a कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारा कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा खाली आपका, ठीक। मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, वही चीज़ है, ठीक है। अगर a + b + c कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, पहले b + c को कर दें और इस तरफ क्या कर दें, पहले a + b को कर दें, फिर उसमें c ऐड करेंगे तो दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक। तो ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझना है। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, देखो
एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, जीरो होती है, और यहाँ जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स, ठीक, जीरो मैट्रिक्स, ठीक, जीरो मैट्रिक्स। तो ए डॉट जीरो क्या हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा, और जीरो डॉट ए, ठीक, जैसे हम लोग कहते नहीं है कि अगर एलिमेंट है ए प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए होता है, ठीक, बराबर ए स्टार आइडेंटिटी स्टार, हमारा कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है, एडिशन, मेड बी एडिशन, मेड बी मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो इस तरीके से एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का मतलब समझते हैं आप लोग, अगर ए अगर कोई मैट्रिक्स है, मान लो ए अगर कोई मैट्रिक्स है हमारी, तो उसका एडिटिव मतलब इन्वर्स क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। बात साफ है, क्योंकि अगर ए अगर कोई मैट्रिक्स है तो माइनस ए ही वो मैट्रिक्स होगी जो इसको क्या बना देगी, जीरो, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट दे देगी, ठीक। और इन्वर्स का मतलब क्या होता है हमारा, अगर ए मान लो ए कोई एलिमेंट है, ठीक है, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, ऐसा एलिमेंट जो इसको अगर ऑपरेशन कर दें तो आइडेंटिटी दे दे हमें। आइडेंटिटी क्या है यहाँ पर, जीरो वेक्टर है, ठीक, ये बात समझ में आ रही, आइडेंटिटी जीरो वेक्टर है, तो हमारा जो बी होना चाहिए वो ए के माइनस में, माइनस ए ही तो होगा, तभी तो हमारा ये जीरो वेक्टर देगा हमें, ठीक। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय स्केलर, देखो बाय स्केलर मतलब क्या हो गया, मान लो ये मैट्रिक्स है हमारी, ठीक, इस तरीके से मान लो ये मैट्रिक्स है हमारी, ठीक, इसमें मान लो मैंने एलिमेंट लिखे हैं 1 2 3 0 1 2, ठीक, -1 0 2, ठीक, और इसको हम लोग मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये स्केलर है हमारा, स्केलर मतलब कोई भी हमारा नंबर, ठीक, कांस्टेंट, इससे 2 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, हर एलिमेंट में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 4 6 0 2 4 -2 0 4, इस तरीके से। तो ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको। अब देखो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर ए और बी कोई भी दो मैट्रिसेस हैं और के एम एन क्या है, स्केलर है, मतलब के एम और एम कुछ भी कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक, तो के ऑफ ए प्लस बी कर देंगे तो हमारा के ए प्लस के बी के बराबर हो जाएगा, ठीक। के प्लस एम ऑफ ए हो जाएगा तो ये इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। के डॉट एम है तो के डॉट एम ए, ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। अगर माइनस के ऑफ ए है, ठीक है, तो माइनस ऑफ के ए भी लिख सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चीज़ें बहुत सिंपल हैं, ठीक। अब -1 डॉट ए, इसी तरीके से अगर के की वैल्यू हम लोग क्या कर दें यहाँ पर 1 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 डॉट ए क्या हो जाएगा, माइनस ए के बराबर हो जाएगा। क्या ये चीज़ समझ में आ रही, ठीक, ये चीज़। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ दो मैट्रिसेस, मान लो कोई भी दो मैट्रिसेस हैं हमारी, ठीक है, ठीक, तो 2 क्रॉस 2 लेते हैं हम लोग, ठीक, 2 1 3 2, ठीक, और ये क्या ले लें हम लोग 2 -1, ठीक, 1 और 2, ठीक। तो पहले क्या करना होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में, हम लोग क्या करते हैं, इसके पहले हम लोग रो लेते हैं और इसका कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, यही तो करते हैं हम लोग, ठीक। तो इसका रो लेंगे और इसके कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो हम लोग करते हैं, देखो इसका पहला रो लेंगे और इसका पहला रो लेंगे हम लोग यहाँ पर ये वाली, ठीक, और इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 और +1, ठीक, ये हो जाएगा हमारा, ठीक। ये बात समझ में आ रही, ठीक। अब देखो यहाँ पर, अब ये हमारा पहला एलिमेंट आ गया, पहले रो और पहला कॉलम करेंगे तो पहला एलिमेंट आएगा, ठीक है इसका। अब पहला रो और दूसरा कॉलम करेंगे तो A21 है। देखो मैट्रिसेस अगर हमारे मान लो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो उसके एलिमेंट कैसे होते हैं, A11 A12 A21 A22, ठीक, इस तरीके से मैट्रिक्स होंगे एलिमेंट, ठीक। तो A11 हो गया, ये A11 वाला एलिमेंट ये हो गया, ठीक। अब A12 वाला एलिमेंट, तो 12 वाला एलिमेंट कैसे निकालेंगे, A12 का एलिमेंट कैसे निकालेंगे, देखो पहले मैट्रिक्स का पहला रो और इसका पहला दूसरा कॉलम, ठीक है, पहला रो और ये हमारा साथ में क्या हो जाएगा, दूसरा कॉलम, ठीक। तो 2 -2 हो जाएगा ये हमारा और ये +1 हो जाएगा। हमें लगता है आपको ये चीज़ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर है तो बता देता हूँ, ठीक। ये सेकंड रो, अब 2 1 वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट कैसे आएगा, दूसरा रो और पहला कॉलम, ठीक। तो 3 2 ज़ा 6, ठीक, और +2, ठीक। अब दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर -3 और +4, और ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर 5 -1, ठीक है, ये 6 2 8 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसी तरीके से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज देखो यहाँ पर, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का क्या मतलब हुआ, मान लो कोई भी 3 मैट्रिसेस हैं हमारे पास A B C। अच्छा देखो एक चीज़ बताना भूल गया मैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गया यहाँ पर, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, ठीक, ये तो हमने बताया नहीं आपको, ठीक। देखो कभी भी मान लो 2 मैट्रिसेस हैं A और B, ठीक, A और B, यहाँ तो स्क्वायर मैट्रिसेस ही 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हो गया, ठीक।
कोई भी दो मैट्रिक्स है ए क्रॉस ए बी, तो उनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब पहले की रो, ठीक है, मान लो ए का क्या है m क्रॉस n है और बी का क्या है n क्रॉस p है, मतलब पहले का जो कॉलम होगा दूसरे के रो के बराबर हो जाएगा, तभी क्या होगा हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। मान लो जैसे 3 क्रॉस 4 है तो यहाँ पर 4 क्रॉस कुछ होना चाहिए, ठीक है, ये मतलब ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, अभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, पॉसिबल होगा। ठीक, अब प्रॉपर्टीज देखो, एसोसिएटिव का क्या मतलब होगा, मान लो 3 मैट्रिसेस हैं कोई ए बी और सी, ठीक, तो अगर हम लोग पहले बी सी को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और तो ये बराबर हो जाएगा ए बी के, ए बी मल्टीप्लिकेशन डॉट सी, मतलब क्या है, पहले अगर हम दो मैट्रिसेस बी और सी को मल्टीप्लाई कर दें, प्रोडक्ट डिफाइंड होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट डिफाइंड होना चाहिए, मतलब ए बी सी इस तरीके से इनका यहाँ पर ऑर्डर होगा कि ये प्रोडक्ट डिफाइंड होगा। ठीक, यहाँ पर भी देखो लिखा होगा इफ़ ए बी सी आर एम क्रॉस एन, देखो यहाँ पर एन बराबर है, यहाँ पी बराबर है, तो ये फाइनली क्या हो जाएगी, एम क्रॉस क्यू क्या हो जाएगा मैट्रिक्स। ठीक, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, एसोसिएटिव होगा, ए बी को पहले कर लें या बी सी को कर लें, बात वही आएगी। ठीक, अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब ए ऑफ बी प्लस सी है तो ए बी प्लस ए सी हो जाएगा, तो ये चीज़ आपको समझनी है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिस इज नॉट ऑलवेज कॉम्यूटेटिव, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि दो मैट्रिसेस हैं, मान लो ए है और बी है, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो बी ए के बराबर हो। ठीक, ये ज़रूरी नहीं। ठीक, इन जनरल कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। देख लो जैसे यहाँ पर ये एग्जाम्पल है हमारा, ठीक, ये ए है हमारा, देखो ये हमारा ए है, ये हमारा बी मैट्रिक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो दोनों अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग आ रहे हैं, तो ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब ये देखो यहाँ पर प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस मे बी जीरो मैट्रिक्स व्हेन नन ऑफ देम इज अ जीरो मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस पर कभी कभी एसर्शन रीजन जो होता है हमारा, एसर्शन रीजन के जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें ये आ जाता है हमारा। ठीक, क्या आता है, देखो कि दो मैट्रिसेस है, मान लो हमारे पास दो मैट्रिसेस है, मान लो हमारे पास ये 0 1 0 0, ठीक है, ये क्या है, दोनों नॉन जीरो मैट्रिसेस हैं। क्या है, नॉन जीरो मैट्रिसेस। नॉन जीरो मैट्रिक्स मतलब नल मैट्रिक्स नहीं है। अब ये 1 0 0, तो देखो इन दोनों मैट्रिसेस का जब हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 और 0, यहाँ 0 हो जाएगा, ये 0 ये 0 0, ये 0 ये 0 0 और ये 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक नल मैट्रिक्स आ गई। ठीक, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमने क्या लिया, दो नॉन जीरो मैट्रिक्स ली हैं, दोनों नॉन जीरो हैं। ठीक है, मतलब ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं, लेकिन जो प्रोडक्ट आया वो क्या गया, जीरो मैट्रिक्स आ गई। ठीक, ये हमारा, अब देखो जैसे हम लोग कोई नंबर लेते थे, मान लो 2 और 3 हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। क्या मतलब है, दो नॉन जीरो कभी भी नंबर लेते हैं और उनका प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा नॉन जीरो ही आता है, लेकिन मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स के केस में हो सकता है कि अगर दो नॉन जीरो मैट्रिक्स लें हम लोग तो वो क्या आ जाए, एक नल मैट्रिक्स आ जाए। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ठीक, नीदर ए नॉर बी इज नल मैट्रिक्स, ठीक है, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट आया वो क्या आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इन केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इफ ए बी बराबर 0 देन इट डज नॉट नेसेसरी इम्प्लाई दैट ए बराबर 0 और बी बराबर 0 और बी ए बराबर 0। मतलब समझ में आया, अगर ए बी बराबर 0 दे दिया गया है, इसी केस में देख लो ए बी बराबर 0 दे दिया गया है, तो देखो ना तो ए 0 है ना बी 0 है। अब इसका बी ए निकाल लेते हैं हम लोग, बी ए निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 ये हो जाएगा और 0 1 0 0। ठीक, देखते हैं क्या आएगा, ये 0 ये 0। ठीक, अब ये 1, देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हमारी नॉन जीरो मैट्रिक्स आ गई। ठीक, नॉन जीरो मैट्रिक्स आ गई। ठीक, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि बी ए 0 के बराबर नहीं है यहाँ पर। ठीक, अब देखो यहाँ पर इफ़ ए बी बराबर बी ए हो गया देन ए बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस। हाँ बिल्कुल सही है, अगर ए बी बराबर बी ए हो गया मतलब कॉम्यूट कर रही हैं तो ए और बी क्या होंगी, स्क्वायर मैट्रिसेस ही होंगी। ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होंगी। चलो अब ये 8th प्रॉपर्टी देखो, ए इंटू आई एन, आई एन क्या होता है हमारा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है ऑर्डर एन की। ठीक है, इज इक्वल टू ए इंटू, हाँ तो ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी हमारी, इज आई एन इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए के बराबर। देखो इसका मतलब कह रहा है ए इंटू अगर आइडेंटिटी मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी के साथ तो वो ए के बराबर ही होती है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स ए के साथ अगर हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सेम मैट्रिक्स ए ही दे देगा हमें। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर मान लो 2 3 0 2 है, अगर इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या देगा हमें, वही दे देगा, 2 3 0 2 मैट्रिक्स ही दे देगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है यहाँ पर। ठीक, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और देखो यहाँ पर बोल रहा है ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, तो
ए इंटू आई एन ए के बराबर होगा और आई एन इंटू ए के बराबर होगा, मतलब ये कॉम्यूटेटिव होती हैं आइडेंटिटी के साथ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, अब देखो यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखो थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसका मोटिव है कि वन शॉट में अगर आपको रिवीजन मिल जाता है ना तो बहुत अच्छा रहता है आपके लिए, और नोट्स भी आपके बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं। ठीक, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है, मान लो कोई मैट्रिक्स है ये हमारी 2 3 1 0 2 4 1 2 3। ठीक, ये हमारी क्या है? मैट्रिक्स है 3x3 की। अगर हम इसके रोज और कॉलम्स को उलट पुलट दें, मतलब रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें, तो क्या हो जाएगा? ये 2 3 1 रो है, यहाँ पर कॉलम बना दो इसको 2 3 1। ठीक, ये 0 2 4 रो है, इसको कॉलम बना दो। ठीक, इसको यहाँ पर कॉलम बना दो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये अगर ए मैट्रिक्स है तो ये इसका क्या कहलाएगा? ए ट्रांसपोज कहलाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक, ये इसका क्या कहलाएगा? ए ट्रांसपोज कहलाएगा। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा मैं आपको। यहाँ पर ज़रूरी नहीं स्क्वायर ही मैट्रिक्स हो ये तभी ट्रांसपोज पॉसिबल, ऐसा नहीं है। ट्रांसपोज कोई भी मैट्रिक्स का हो सकता है। ठीक, देखो मान लो ए मैट्रिक्स है कोई m क्रॉस n ऑर्डर की। ठीक, ए m क्रॉस n ऑर्डर की है, तो जो हमारा ए ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा? n क्रॉस m ऑर्डर का होगा। ऑर्डर बदल जाएगा, उलट जाएगा। ठीक है, मान लो ए मैट्रिक्स 2x3 की है तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 3x2 की मैट्रिक्स हो जाएगी। देखो बताता हूँ कैसे। अगर मान लो 2 3 0 2 1 1 लिखा हुआ है, ये मान लो क्या है? ये 3x2 की मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो किस तरीके से हो जाएगा? एक मिनट, इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज लेंगे तो ये किस तरीके से हो जाएगा हमारा? देखो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये कैसे हो जाएगा? इसको हम लोग कॉलम बना देंगे, इस कॉलम को रो बना देंगे तो 2 0 1 और ये 3 2 1। अब इसका ऑर्डर देखो, 2 रो 3 कॉलम, तो 2x3 की हो गई। क्या ये बात समझ में आई? 3x2 की मैट्रिक्स 2x3 की हो गई। कब? जब ट्रांसपोज लेंगे उसका। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है। ठीक है, यहाँ पर देखो ए मैट्रिक्स ये हो गई, ए ट्रांसपोज। फिलहाल ये यहाँ पर 3x3 की मैट्रिक्स थी तो 3x3 ही हो जाएगा। ठीक है, बदल भी देंगे तो भी 3x3 ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम लोग ए ट्रांसपोज है कोई, मान लो किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लिया और उसका ट्रांसपोज ले लें फिर से, मतलब देखो 3x2 की मैट्रिक्स थी, उसका ट्रांसपोज लिया 2x3 हुआ, फिर से उसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x2, मतलब सेम मैट्रिक्स वही आ जाएगी हमारी। ठीक, ए मैट्रिक्स आ जाएगी। अब के मान लो कोई स्केलर है, कांस्टेंट है के मान लो कोई। ठीक, उसके साथ ए मल्टीप्लाइड है के ए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स अभी बताया था मैंने। उसका ट्रांसपोज लेंगे तो के ऐसे बाहर आ जाएगा और ए ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक, अब ए प्लस बी का ट्रांसपोज है तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी, रिवर्सल फॉर्मूला कहते हैं इसको, ये याद रखो। देखो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। ए बी का अगर होल का ट्रांसपोज लेंगे हम लोग तो वो किसके बराबर हो जाएगा? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ए बी का अगर होल का ट्रांसपोज लेंगे, कोई भी दो मैट्रिक्स है तो उनका प्रोडक्ट किया हम लोगों ने यहाँ पर और उसका ट्रांसपोज लिया तो क्या हो जाएगा? बी ए बदल जाएगा और उस पर सब में दोनों में ट्रांसपोज आ जाएगा। देखो यहाँ पर बी ए और उसका ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पर, और ये अच्छी प्रॉपर्टी, इसको ध्यान रखना है। अब देखो बात आ गई एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स की। ठीक, तो एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स से पहले हम लोग को क्या जानना है? माइनर जानना है क्या होता है। ठीक, तो देखो माइनर क्या होता है, देखो बताता हूँ, एक मिनट। मान लो ये एलिमेंट लिखे 2 3 1 0 1 2 1 2 और 1 2 और 4। ठीक है, ये 4 है। ठीक है, 9 नहीं है, 4 है। ठीक, अब माइनर क्या होता है? माइनर होता है, मान लो किसी भी एलिमेंट का माइनर लेना है, इस 2 एलिमेंट का माइनर लेना है तो क्या करना है? इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दो और बाकी जो मैट्रिक्स बन जाए इसका डिटर्मिनेंट ले लो, तो ये क्या हो जाएगा? माइनर हो जाएगा। अगर 2 का हमें माइनर लेना है, ध्यान से सुनो, 2 का माइनर लेना है तो उस रो को और उस कॉलम को छोड़ दो। ठीक है, उस रो और उस कॉलम को छोड़ दो, बाकी जो बचे उसका डिटर्मिनेंट ले लो। तो 2 का माइनर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? 1 2 2 और 4। इसका डिटर्मिनेंट लोगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 4 - 4 0 के बराबर, तो 2 का माइनर 0 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से, और इसको हम लोग लिखेंगे। अब देखो 2 का माइनर 0 हो जाएगा है। अब देखो यहाँ पर, अब कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर क्या होता है हमारा? जो भी हमारा माइनर एलिमेंट है, मान लो a11, ये हमने 2 लिया था तो a11 एलिमेंट हुआ ये हमारा। ठीक, तो -1 की पावर ये जो ij है, aij एलिमेंट अगर मान लो इसका हम लोग क्या ले रहे हैं? aijth एलिमेंट है मान लो मैट्रिक्स का, और उसका हम लोग क्या ले रहे हैं? माइनर ले रहे हैं। तो माइनर तो जो उसको रो और कॉलम को छोड़ के जो भी ये मैट्रिक्स बनेगी उसका क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट हो जाएगा। लेकिन जो हमारा कोफैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा? कोफैक्टर क्या हो जाएगा हमारा? -1 की पावर i + j। ठीक है,
और इनटू ये जो डिटर्मिनेंट हमारा आया इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है, इनटू ये डिटर्मिनेंट, ये हमारा कोफैक्टर के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या है, 1 1 1 है, तो 1 + 1 -1 की पावर 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये 1 के बराबर ही हो जाएगा। तो ये हमारा केवल, वैसे भी यहाँ 0 है तो प्लस माइनस का अंतर नहीं रहेगा, ठीक। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है। तो कोफैक्टर और माइनर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोफैक्टर और माइनर आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग वापस से देखिए इसको, आपको फिर आ जाएगा समझ में, ठीक है। वापस से देखेंगे तो आ जाएगा समझ में। 1 मिनट, ठीक। अब हम लोग मैट्रिक्स को लिखते हैं और उसका क्या निकालते हैं, उसका निकालेंगे एडजॉइंट। और एडजॉइंट निकालने का जो मैं तरीका बताऊंगा आपको, वैसे ही आपको एग्ज़ाम में करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है ना, आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं पहले से, तो गड़बड़ी हो जाती है। तो मान लो ये 1 2 3 है, ठीक, ये 2 3 1 है, ये क्या है 0 1 और 4 है, मान लो, ठीक, 4 है। इसका अगर हम लोग को क्या निकालना है, इसका अगर हम लोग को मान लो निकालना है एडजॉइंट, निकालना है एडजॉइंट। ये ए मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट होता क्या है, देखो एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट होता है जो हमने कोफैक्टर की मैट्रिक्स निकाली, ठीक, उसका ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर, ये कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है एडजॉइंट, ठीक है। तो अब देखो निकालेंगे कैसे, सभी एलिमेंट्स का हम लोग को क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है, ठीक है, और उसका क्या निकाल देंगे हम लोग, ट्रांसपोज निकाल देंगे। देखो सबसे पहले क्या निकालना है, जब भी हम लोग को ए मैट्रिक्स ऐसे दी जाए उसका एडजॉइंट निकालना हो तो क्या लिखना है हमको, जितना भी हमारा ये 3x3 का है तो क्या निकला है, इसको हमेशा स्क्वायर ही होगी, पहली बात तो ये, ठीक। A11, ठीक, A12, A13 इस तरीके से लिख लो। अब A21, A22, A23, ठीक, A31, A32 और A33 इस तरीके से लिख लिया हम लोगों ने, ठीक। अब देखो यहाँ पर A11 इसका हम लोग को निकालना है एडजॉइंट, ठीक। तो पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालो, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, ठीक। तो क्या हो जाएगा 4 3 12 -1 11 और 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो -1 की पावर 2 क्या हो जाएगा 1 रह जाएगा, तो 4 3 12 तो ये 11 हो जाएगा हमारे यहाँ, ठीक। अब A12 क्या हो जाएगा हमारा, इसका निकालना है हम लोगों को, तो ये और ये छोड़ दो तो 4 2 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस आएगा तो -8 हो जाएगा। देखो प्लस माइनस प्लस, ठीक है, यहाँ प्लस माइनस प्लस इस तरीके से चलता है। अब दूसरे वाले में यहाँ क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा फिर से प्लस माइनस प्लस। क्या ये चीज़ समझ में आ रही, कर भी देख सकते हो। देखो 3 + 1 4 हो जाएगा, तो -1 की पावर 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1 की पावर 4 क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रही। और यहाँ पर 3 2 5 हो जाएगा, तो नेगेटिव पावर है तो -1 की पावर नेगेटिव ही रहेगा, -1 हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखो यहाँ पर ये 11 आ गया, ये -8 आ गया, A13 क्या आ जाएगा हमारा इस तरीके से, इसका निकालना है तो ये 2 हो जाएगा हमारा, ठीक। A21 क्या हो जाएगा हमारा 4 2 8 -3 5 हो जाएगा हमारा, ठीक, लेकिन 5 हो जाएगा लेकिन माइनस साइन के साथ, ठीक, माइनस साइन के साथ। A22 क्या हो जाएगा हमारा, A22 हमारा हो जाएगा 4, ठीक, और ये पॉजिटिव रहेगा। A23 क्या हो जाएगा हमारा, A23 हो जाएगा हमारा -1, ठीक। A31 क्या हो जाएगा हमारा, A31 ये वाला एलिमेंट A31, तो इसको छोड़ दो, ये 2 - 6 तो क्या हो जाएगा 2 - 6 A31, 2 - 6 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक। अब A32 क्या हो जाएगा हमारा, ये वाले एलिमेंट का निकालना है, तो इस रो को छोड़ दो, 1 - 6 -5 हो जाएगा, लेकिन 3 2 है तो -1 और आएगा तो ये 5 आ जाएगा हमारा, ठीक। अब A33 क्या हो जाएगा हमारा, इस वाले एलिमेंट 4 का निकालना है, तो इस रो इस कॉलम को छोड़ दो, 3 - 4 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये हमारे पास क्या हो गई, अब देखो यहाँ पर ये कोफैक्टर आ गया, ये कोफैक्टर की मैट्रिक्स आई है, ये हमारी मैट्रिक्स क्या आई है कोफैक्टर की आई है। हम लोग को क्या निकालना है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज। तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे मैट्रिक्स लिखो हमारी, ठीक, 3x3 की मैट्रिक्स रहेगी। अब देखो ये 11 -8 और 2 है, इसका ट्रांसपोज है, इस तरफ लिख लेंगे तो 11 -8 और 2, ठीक। ये A21 है तो ये -5 4 और -1, ये कॉलम वाइज क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपोज लिखना है हमको इसका, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा -4 5 और -1। क्या ये बात समझ में आ रही है, एडजॉइंट निकालने का तरीका जो मैंने समझाया वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम में एडजॉइंट निकालोगे, क्योंकि जो दूसरा तरीका होता है वो आपको मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीका है, और वो आप अगर जान लेंगे यहाँ पर तो आपको समस्या हो जाएगी, ज़्यादा नॉलेज मतलब नॉलेज फोबिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है।
प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो और रट लो बिल्कुल, ठीक। देखो ए बी या एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है हमारी, मान लो, ठीक है। देन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू, देखो यहाँ पर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, आई एन क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक, ये चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो ये हमेशा किसके बराबर आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। ये अगर याद है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे, फिर ए निकालोगे, फिर उसका मल्टीप्लाई करोगे, तब हमारे पास ये आएगा, ठीक। तो ये चीज़ आपको याद रखनी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, ए बी दो मैट्रिसेस हैं, उनका प्रोडक्ट है, डिफाइंड है, ठीक है, और उनका एडजॉइंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो एडजॉइंट, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ बी डॉट एडजॉइंट ऑफ ए, इसके बराबर हो जाएगा। क्या ये चीज़ समझ में आ रही, ठीक। ए बी का एडजॉइंट लेंगे तो एडजॉइंट ऑफ बी डॉट एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही है हमारी यहाँ पर, एडजॉइंट ऑफ ए का होल का ट्रांसपोज लोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ए ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ ए और उसका ट्रांसपोज लो तो किसके बराबर हो जाएगा, ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट के बराबर, ठीक। ये समझ में आ गई। चौथी प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि अगर एडजॉइंट ए निकालेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक। एडजॉइंट ऑफ ए, अगर एडजॉइंट ऑफ ए कर लेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर जितना हमारा, जितनी बार एडजॉइंट लेते हैं यहाँ पर उतना ही n के साथ माइनस हो जाता है और डॉट ए आ जाएगा, ठीक। अब अगर एडजॉइंट ऑफ ए का, देखो पहली बात तो ये समझ लो, कभी भी एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1, ठीक, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक। एडजॉइंट ऑफ ए का क्या लेंगे अगर हम लोग, डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक। और ये इसी प्रॉपर्टी से आया है, इसी प्रॉपर्टी से, इससे हम लोगों ने क्या किया है, इसको डिटरमाइन किया है। आपको पता होगा, ये देखो करा देता हूँ आपको, एडजॉइंट ऑफ ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा हमारा, ये किसके बराबर हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन के बराबर हो जाएगा, ठीक। दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लो, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लो, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, हम लोग को एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक। अब ये देखो, ये क्या है, कांस्टेंट है और ये एक मैट्रिक्स है, तो कभी भी एक कांस्टेंट है, मान लो के ए के बराबर है, तो कभी भी डिटर्मिनेंट के बाहर जाएगा तो के की पावर एन हो जाता है, मालूम होगा आपको। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन, क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, एन है, डॉट आई एन, ठीक। अब ये यहाँ पर डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 डॉट आई एन के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, वही चीज़ आपको है, और आई एन डॉट मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक। ये चीज़ समझ में आ रही, क्योंकि डिटर्मिनेंट है तो एक वैल्यू ही होगी, ठीक। अब जितनी बार डिटर्मिनेंट लेंगे n माइनस 1 की पावर उतनी हो जाएगी। मान लो अगर एडजॉइंट ऑफ ऐसे करते करते k टाइम्स है a, एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n माइनस 1 और उसकी पावर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। अगर एक टाइम्स ही है डिटर्मिनेंट, मान लो केवल, अब देखो k की वैल्यू 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, केवल एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट, ठीक, एक ही बार एडजॉइंट है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, इसको देखना है। अब देखो, एडजॉइंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, कभी भी डायगोनल मैट्रिक्स कोई है हमारी, अगर उसका एडजॉइंट ले रहे हैं तो वो डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक। ये सब एसेशन रीजन में आता है, ये प्रॉपर्टीज आपको ये क्यों पढ़ाई जा रही है इतनी सारी, ठीक, क्योंकि जिससे आपका क्या हो, टाइम बचे, ठीक। अगर ये सब प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाएंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन करते करते आप लोग हल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ये स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है। अब सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर से पहले एक बात समझ लो, कभी भी सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की बात तब होगी जब मैट्रिक्स ए क्या होगी, हमारी स्क्वायर होगी। क्यों स्क्वायर क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग सिंगुलर और नॉन सिंगुलर डिटर्मिनेंट से निकालते हैं, और डिटर्मिनेंट किस मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक, बोलो, ये चीज़ समझ में आ रही। अगर डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं तो हम लोग सिंगुलर नॉन सिंगुलर की बात तभी करेंगे जब मैट्रिक्स ए क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। क्या ये बात समझ में आ रही, ठीक। एक मिनट ज़रा रुकना, ठीक है। तो हमारा जो मैट्रिक्स होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब देखो,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर हमारा 0 के बराबर हो जाए किसी भी मैट्रिक्स का, तो वो क्या हो जाएगी, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक, तो क्या हो जाएगी, नॉन सिंगुलर हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही, ठीक, ये चीज़ आपको पहले से पता ही होगी। और अगर मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है, तो उसका इन्वर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या बोल रहे हूँ मैं, अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक ठीक। देखो इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में यही डेफिनेशन यहाँ पर बताई गई है इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स की, ठीक। अगर ए कोई भी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है मान लो, ठीक है, और क्या बोला गया है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोल दिया गया है, पहले ही वो कंडीशन लगा दी कि भैया डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। स्क्वायर की, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स की बात कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमेशा क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। देन अब मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट कर जाए सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई एन। देखो इसका कहने का तात्पर्य क्या है, ठीक है, थोड़ा सा संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लेते हैं इसका, ठीक। तो देखो कैसे, देखो अगर ए कोई मैट्रिक्स है और वो क्या है, नॉन सिंगुलर है, मतलब डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक। तो क्या कह रहा है कि अगर ऐसी कोई बी मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर जाए सच दैट इसका प्रोडक्ट क्या हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो, तो बी को क्या कहेंगे हम लोग, ए इन्वर्स का कहेंगे। मतलब बी कहेंगे, क्या कहेंगे, ए का इन्वर्स कहेंगे, इन्वर्स, समझ में आ गया। अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट कर जाए जिसको अगर ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो हम लोग क्या कहेंगे, बी को कहेंगे ए का इन्वर्स। क्या ये बात समझ में आ रही। उसी तरीके से बी को हम लोग ए का, जैसे बी को ए का इन्वर्स कह रहे हैं, बी को हम लोग क्या कह रहे हैं, ए का इन्वर्स कह रहे हैं, उसी तरीके से ए को हम लोग क्या कहेंगे, बी का इन्वर्स कहेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक ठीक। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स में क्या बोला है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स टू पोजेस इन्वर्स इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। जो मैंने आपको यहाँ पर गा के बताया है कि अगर कोई मैट्रिक्स क्या है, कोई मैट्रिक्स अगर हमारी नॉन सिंगुलर है, मतलब डिटर्मिनेंट क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, तभी उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इन्वर्स ऑफ ए डिनोटेड बाय ये हो जाएगा ए इन्वर्स, ए की पावर -1, इस तरीके से, ठीक। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। थोड़ा सा ये गंदगी साफ करते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक। अब देखो अगर हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो इन्वर्स निकालेंगे कैसे, ए बी बराबर आइडेंटिटी है, ऐसे हमको सपना तो आएगा नहीं कि हाँ भैया ये बी मैट्रिक्स है, ठीक है, हमारी ये बी मैट्रिक्स है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आइडेंटिटी आ जाएगा। तो ये बी मैट्रिक्स निकालनी है हमको। ये बी मैट्रिक्स निकालने कैसे निकालते हैं, ए इन्वर्स क्या होता है हमारा, एडजॉइंट क्यों पढ़ा हम लोगों ने, एडजॉइंट इसीलिए पढ़ा हम लोगों ने क्योंकि हम लोग ए इन्वर्स को निकालना चाहते हैं, मतलब इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स को निकालना चाहते हैं। तो देखो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है हमारा फॉर्मूला फॉर द ए इन्वर्स, ठीक। क्या ये बात समझ में आ रही, ठीक। इसको नोट कर लो बिल्कुल, ठीक है, दिमाग में बैठा लो। अब देखो अगर यहाँ पर अब नॉन सिंगुलर क्यों ना, अब आप लोग पूछोगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 क्यों होना चाहिए, तो यहाँ से देख लो, अगर यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स, नीचे क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा एलिमेंट, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये हो ही नहीं सकता, इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसीलिए, ठीक। तो ये चीज़ क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। अब चलो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देखते हैं, ठीक। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं यहाँ पर। ए बी इन्वर्स, जैसे हम लोग करते थे ना, ए बी का अगर ट्रांसपोज ले लो तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, उसी तरीके से ए बी का अगर हम लोग इन्वर्स ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। हमेशा हर जगह यही रूल लगेगा। अगर हम लोग पूरे प्रोडक्ट के ऊपर कोई चीज़ लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, रिवर्स कर देगा हर चीज़ को, ठीक। अगर ए बी है तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ठीक है, सभी एलिमेंट्स पे ऐसे कर देगा, ठीक। अब ए बी सी है तो ए बी सी है तो क्या करेंगे, ए बी सी का अगर इन्वर्स निकालना है तो क्या कर देंगे, देखो सी बी ए लिख लो उल्टा और सब में इन्वर्स लगा दो, इस तरीके से। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक। अब देखो जैसे एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट मैंने बताया था क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 हो जाएगा, ठीक। अब जितनी बार एडजॉइंट करते जाओगे इसका उतनी ही पावर यहाँ पर के आती जाएगी, n-1 की पावर के, ठीक है। देखो एडजॉइंट ऑफ ए अगर है तो इसका मतलब, और इसका डिटर्मिनेंट पूछा गया है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 की पावर 2, ये पावर में है, मल्टीप्लाई में नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय इनवर्स मैट्रिक्स। अच्छा, अभी तक अगर लेक्चर पसंद आया हो और अभी तक अगर टिके हो, ठीक है, तो नीचे लाइक कर देना और कमेंट में लिख देना भैया आज आपने बढ़िया पढ़ाया, ठीक ठीक है। अब देखो फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब हुआ, मान लो हमारे पास
सॉरी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बताना है, मैट्रिक्स क्यों बना रहा हूँ मैं। ठीक, देखो थोड़ा सा रंग बदल लेते हैं, लाल से आप लोग परेशान हो गए होंगे। ठीक है, तो देखो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब हुआ, मान लो हमारे पास इस तरीके से कोई मैट्रिक्स दी हो x1 प्लस x2 प्लस 2x3 बराबर 2, x3 प्लस x1 प्लस x2 बराबर 4। ठीक है, x1 प्लस x2 माइनस x3 बराबर 2। इस तरीके से मान लो क्या दिया है हम लोग को, ये 3 इक्वेशंस दी हुई हैं और 3 वेरिएबल दिए हुए हैं। क्या ये चीज़ समझ में आ रही है? तो इसको हम लोग कहेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये लीनियर इक्वेशंस है, क्यों है? क्योंकि सभी का पावर क्या है, 1 है, डिग्री 1 है सभी की। ठीक, लीनियर इक्वेशंस इसलिए कही जा रही हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि ऐसे अगर मान लो बहुत सारी लीनियर इक्वेशंस लिख दी जाएँ, ठीक है, इस तरीके से, तो इसको क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं लीनियर ऑफ इक्वेशंस का। और इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बाय मैट्रिक्स मेथड। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब ये जो x1 x2 x3 की वैल्यू है, ये हम लोग को फाइंड करनी है, जो सभी को क्या कर जाएगी, सेटिस्फाई कर जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक, सभी को क्या कर जाएगी, सेटिस्फाई कर जाएगी। अब लिखते कैसे हैं, देखो देखो ये बात इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छे से मैं आपको यहाँ पर समझाऊँगा। देखो ये 3 इक्वेशंस मान लो हमारी दी हुई हैं यहाँ पर। ठीक है, 3 इक्वेशंस यहाँ पर दी हुई हैं। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा गंदगी साफ़ कर दें यहाँ पर, नहीं तो आपको ही नहीं दिखेगा, हमें क्या। ठीक, ये इस तरीके से ये 3 इक्वेशंस दी हुई हैं हमारी यहाँ पर इस तरीके से। ठीक, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में? देखो इस तरीके से लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। जितने भी ये x1 x2 x3 इनके कोफिशिएंट लिखो। ठीक, x1 का 1, x2 का 1, x3 का 2। ठीक, अब यहाँ पर देखो x3 पहले लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर लिख दोगे, x1 का लिखोगे तो x1 का 1, x2 का 1, x3 का 1। अब यहाँ पर देखो x1 का क्या है 1, x2 का 1, x3 का -1। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक, अच्छा यहाँ पर एक बात समझ लेना, इसका डिटर्मिनेंट ये ए मैट्रिक्स है। ठीक, वही, ठीक, ए है। ठीक, अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या लिख दो, x1 x2 x3 लिख दो। ठीक, इसको इक्वल टू ये जो हमारा है ये चीज़, ये पूरा वेक्टर ऐसे 2 4 2, ये इस तरीके से लिख दो। ये क्या हो गया, ax बराबर क्या हो गया, b के बराबर हो गया, a डॉट एक्स बराबर b। अब हमें निकालना क्या है, हमें x, ये वाला x निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इस तरफ, तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर a इनवर्स b हो जाएगा। ठीक, तो ले देकर हमें करना क्या है, यहाँ पर ले देकर हमें क्या निकालना है, a इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। मतलब ये जो हमारा a है, एक मिनट, x बराबर b में ये जो a है, इसका हम लोग को क्या निकालना है, a इनवर्स निकालना है। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो। ठीक, इसका हम लोग a इनवर्स निकालना है, और जैसे ही a इनवर्स निकल जाएगा उसको b के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा x निकल आएगा। क्या ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक, ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक, तो ये चीज़ है यहाँ पर। देखो यहाँ पर बताया भी गया है, अगर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, अब यहीं पे सिंगुलर नॉन सिंगुलर होता है, अगर नॉन सिंगुलर होगी तभी उसका a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तभी हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे और तभी हमको क्या मिलेगा, x मिलेगा। ठीक, तो ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक, इस तरीके से। अब ये देखो यहाँ पर वही x इक्वल टू a इनवर्स कैसे निकाला गया है, वही बताया गया है यहाँ पर। ठीक, चलो अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक समझ लेते हैं। थोड़ा सा इसको पहले रखना चाहिए था, चलो जब भी आया देर सवेर सही है। मान लो कोई मैट्रिक्स इस तरीके से है। ठीक है, देखो A B C, ठीक है, H H G G F F। यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिल रही है हम लोगों को, यहाँ पर हम लोग को ये चीज़ देखने को मिल रही है कि जो मैट्रिक्स के ये जो हमारे ये जो डायगोनल के जो मिरर एलिमेंट्स हैं, ये और ये बराबर हैं, ये और ये बराबर हैं, और ये और ये बराबर हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम लोग, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, अगर A ट्रांसपोज, ठीक है, सॉरी A इनवर्स लिख दिया, A ट्रांसपोज क्या हो जाए, A के बराबर हो जाए। मतलब कोई भी मैट्रिक्स A है, अगर उसका हम लोग क्या निकालें, ट्रांसपोज निकालें, और वो A खुद के A के बराबर हो जाए, तो वो क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। क्या बात समझ में आ रही? मान लो जैसे ये है 2 3 1, ठीक है, 1 2 3, ठीक, एक मिनट रुकना, गड़बड़ कर दिया मैंने खुद ने। ठीक, देखो जैसे ये 2, ये हमारे मैट्रिक्स है 2 1 1 -1 -1 3 2, ये 2 और ये 2। ठीक है, तो अब देखो इसका अगर ये ए मैट्रिक्स है, अगर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा इसका ट्रांसपोज, 2 3 2, ये तो डायगोनल तो सेम ही रहेंगे, बाकी ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 1 सेम है।
-1 2 और 2, तो ये सेम है। तो ए इनवर्स ए ट्रांसपोज क्या हो गया हमारा, ए के बराबर ही हो गया मैट्रिक्स के, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। सिमेट्रिक मतलब क्यों है सिमेट्रिक, नाम क्यों सिमेट्रिक है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स, ये जो है डायगोनल एलिमेंट, इनके जो मिरर एलिमेंट्स हैं ये वाले ये सब क्या हैं, बराबर हैं। ठीक, डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं हमारे, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है यहाँ पर, ए बी और सी, इनके जो ये मिरर एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स के जो मिरर एलिमेंट्स एच एच, ये जी जी, यहाँ ये एच एफ एफ, ये क्या है, बराबर है। ठीक, इसी तरीके से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखो, अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसका ट्रांसपोज निकालें, ठीक है, इस तरीके से ए ट्रांसपोज, और वो क्या हो जाए, माइनस टाइम्स ए के बराबर हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब देखो यहाँ पर और एक बात समझ लो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, हमेशा जीरो हो जाएंगे। ठीक, डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जीरो के बराबर हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पर देखो ए आई जे बराबर ए जे आई होगा, मतलब जो हमारा देखो कोई भी एलिमेंट उठा लो, तो मान लो ए आई जे बराबर है एलिमेंट है, तो उसका जो ए जे आई एथ एलिमेंट होगा, ए जे आई एथ एलिमेंट होगा उसके बराबर हो जाएगा। ठीक, सिमेट्रिक में ठीक, सिमेट्रिक में। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, ए आई जे बराबर क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ए जे आई के बराबर हो जाएगा। ठीक, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स में मैंने आपको क्या बताया था, आई बराबर जे होता है। ठीक, तो ए आई आई एलिमेंट किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ ए आई आई के बराबर हो जाएगा, तो 2 ए आई आई किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। मतलब क्या हो जाएगा, ए आई आई एलिमेंट क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। ये देखो यहीं पे ये समझाया गया हुआ है, ए आई आई एलिमेंट क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है हमारा, इसका मतलब ये है हमारा कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, ए आई आई मतलब क्या हो गया, 1 1, A2 2, A3 3, ये वाले एलिमेंट्स जीरो, ये सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कभी भी कोई मैट्रिक्स आपको दे दी जाए और सभी डायगोनल एलिमेंट्स क्या हों, जीरो हों, तो आप लोग ये जरूर चेक कर लेना कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक, सभी डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाए, और ये जो मिरर एलिमेंट्स हो, अगर यहाँ h है तो यहाँ माइनस h हो जाए, मतलब यहाँ अगर 1 है तो यहाँ -1, यहाँ 2 है तो यहाँ -2, यहाँ अगर -1 है तो यहाँ 1 हो जाए, इस तरीके से। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब प्रॉपर्टीज़ देख लो, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ देख लो। अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो A प्लस ए ट्रांसपोज भी क्या हो जाएगा हमारा, A प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक, और हाँ देखो, अगर A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, मतलब A ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाए, A के बराबर हो रहा है, तो A प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, सॉरी A प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा, A को सिमेट्रिक बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, हमेशा थोड़ा सा गलत मैंने यहाँ पर बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, देखो अगर A कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। कैसे फाइंड करेंगे, इसका पूरे का ट्रांसपोज ले लो। ठीक, ये क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए, और इसको हम लोग ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं। ठीक, तो ये देखो ए यहाँ पर ए प्लस ट्रांसपोज था, यहाँ उसका ट्रांसपोज ले रहे तो इसके बराबर आ रहा है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। इसी तरीके से ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए दोनों क्या हो जाएंगे, सिमेट्रिक हो जाएंगे। लेकिन ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारा, क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक, इसका भी हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर, और ये इस माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी हमारी। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर सेकेंड प्रॉपर्टी देखो, अगर ए और बी दो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल दी गई हैं, ठीक, तो ए प्लस बी भी क्या होगी हमारी, सिमेट्रिक होगी। ठीक है, ए माइनस बी सिमेट्रिक होगी। ठीक, ए बी प्लस बी ए भी हमारी क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक हो जाएगी। ठीक, लेकिन ए बी माइनस बी ए ये क्या हो जाएगी हमारी, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। सबको करके देख सकते हो, देखो ठीक है, सबको करके देख सकते हो। ठीक, अब देखो ए और बी क्या है हमारी, दो अगर सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो ए बी सिमेट्रिक कब होगी, जब ए बी बराबर बी ए हो जाए। कैसे देखो, ए बी बराबर बी ए क्यों हो जाए, क्योंकि ए बी का अगर ट्रांसपोज ले लेंगे हम लोग, ठीक है, तो ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर आएगा। अब हमें चाहिए क्या, ए बी ये क्या आ जाए, अब देखो ए बी सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज बी के बराबर, ए ट्रांसपोज ए के बराबर। ठीक, अब हमें चाहिए क्या कि ए बी ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाए, ए बी के बराबर हो जाए। ठीक, और ये कब होगा, जब ए बी बराबर बी ए हो। ठीक है, तभी तो ये ए बी के बराबर होगा। ठीक, समझ में आ गया ये बात। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो ए बी सिमेट्रिक तभी होगा जब हमारा क्या हो, ए बी बराबर बी हो। मतलब क्या हो, दोनों मैट्रिक्स क्या कर जाएं, कॉम्यूट कर जाएं। ठीक, ये चीज़ समझ में आ रही। ठीक, अब देखो अगर ए और बी क्या है, दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, ठीक, देन
ए प्लस माइनस बी स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक। और ए बी प्लस बी ए क्या हो जाएगा, लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना है, सीधा ट्रांसपोज निकाल लो और देख लो कि वो माइनस टाइम्स उस मैट्रिक्स के बराबर है या सिंपल बराबर मैट्रिक्स के, ठीक। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है, देखो एक प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर, ध्यान दो। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब क्या है, कोई भी मैट्रिक्स अगर ए है तो उसको हम लोग यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने आपको यहाँ पर बताया है, देखो थोड़ा सा इरेज करेंगे हम लोग यहाँ पर, ये सब इरेज करेंगे तभी हम लोग को समझ में आएगा। थोड़ा सा बताना है यहाँ पर, एक मिनट, ये गायब, ठीक। देखो कोई अगर मान लो मैट्रिक्स ए है, ठीक, तो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, हमेशा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। और अगर कोई मैट्रिक्स ए है वही, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या हो जाता है, हमेशा क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। हम लोगों को ए मैट्रिक्स को लिखना है इन टर्म्स ऑफ दिस एंड दिस, तो क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। क्या ये बात समझ में आ रही, ठीक। अब देखो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ए कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक। तो वो यहीं पे बताया गया है इसी तरीके से। कभी भी बोल दिया जाए कि वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होंगी, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का हाफ और ए माइनस ए ट्रांसपोज का हाफ कर देना, वही हो जाएंगी, ठीक। अब देखो मैंने भी आपको बताया था कि कभी भी ए बी के साथ ऊपर कुछ बी अगर लगा देंगे तो रिवर्सल लग जाएगा, ए इन्वर्स लगा देंगे तो बी और ए लिख लो और दोनों के ऊपर इन्वर्स लगा दो, ठीक। और ये बोला गया है यहाँ पर ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक। और ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, हमेशा सिमेट्रिक हो जाएगा। समझ में आ गया, इसका देख लो करके। इसका जैसे ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज ए आ जाएगा, ठीक। तो ए ट्रांसपोज ए आ जाएगा हमारा यहाँ पर, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा हमारा, ठीक। अब देखो यहाँ पर मैट्रिक्स बी ए बी ट्रांस, ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये देखते हैं हम लोग यहाँ पर। देखो ये जो प्रॉपर्टी है हमारी कि मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू इज ए सिमेट्रिक और सी सिमेट्रिक। देखो कहानी ये लिखी हुई है, क्या बोला जा रहा है, बी ट्रांसपोज ए इंटू बी, ठीक। ये कोई मैट्रिक्स है, 3 मैट्रिसेस हैं, इसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो बी ट्रांसपोज ए बी ये क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगी। ये क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। कब होगी सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक तब होगी अगर हमारी ए क्या है, सिमेट्रिक है। कैसे, देखो बी ट्रांसपोज ए बी है, इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज, ठीक, और बी का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज, और ये बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी के बराबर। तो ये देखो इसी के बराबर आ गई सेम, तो ये क्या हो जाएगी, हमेशा सिमेट्रिक हो जाएगी। कब सिमेट्रिक हुई, जब ए क्या थी, सिमेट्रिक थी। अगर इसको हम लोग अगर ए को स्क्यू सिमेट्रिक मानेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी ट्रांसपोज ये ए बी आ जाएगा। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक तो ये माइनस बी है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर, तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी, ठीक। ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक्स। मतलब क्या है, अगर ए है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो इसकी पावर अगर के करेंगे, के क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, आई पॉजिटिव, ठीक है। मतलब ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4, ए की पावर एन, एन पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, सिमेट्रिक हो जाएंगे। ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक। अब देखो कोई भी मैट्रिक्स अगर हमारी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उसका डिटर्मिनेंट का एक रूल रहता है। देखो अगर मान लो ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक। तो अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक, और इसका ऑर्डर क्या है हमारा, ऑड है, क्या है ऑर्डर, ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 हो जाएगा। क्या ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक। ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट हमेशा क्या 0 हो जाएगा। और अगर इवन ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो जो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज़ नोट कर लो। ऑड ऑर्डर
ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमेशा, और जो इवन ऑर्डर का होगा वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ रही है। तो अब देखो, अब ये कुछ और हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं। देखो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर बहुत सारी हैं, लेकिन अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे ना तो एक भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, ठीक, तो देखो इनवर्स ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। ठीक, मान लो कोई ये ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक, सिमेट्रिक मतलब क्या हो गया, ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब इसका इन्वर्स अगर मान लो ले लें तो वो भी क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज का क्या आ जाएगा, इन्वर्स आ जाएगा, और ए ट्रांसपोज ए के बराबर है तो ये ए इन्वर्स के बराबर आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। बोलो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक, इन्वर्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सिमेट्रिक होगा, डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स जो होगा वो डायगोनल के बराबर होगा, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स है, मान लो इस तरीके से 1 2 3 करके है, तो अगर इसका इन्वर्स लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इन्वर्स लेंगे तो ये 1 1/2 और 1/3, बाकी सारे 0 0। ठीक, इस तरीके से होता है। डायगोनल मैट्रिक्स अगर कोई भी है उसका इन्वर्स निकालना है तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनका रेसिप्रोकल कर दो, बस वही क्या हो जाता है, उसका इन्वर्स हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है आपको। ठीक, अब तीसरी मैट्रिक्स देखो, ये तीसरी प्रॉपर्टी देखो, अगर ए एंड बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं ऑर्डर एन की, देन ए बी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कैलकुलेट कर सकते हो, ए बी ए का ट्रांसपोज ले लो, अगर वो ए बी ए के बराबर आ गया, इसका ट्रांसपोज ले लो, अगर ये ए बी ए के बराबर आ गया तो क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और होगा भी। ठीक है, अब ये ऑर्थोगोनल वाले छोड़ दो क्योंकि ऑर्थोगोनल आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, अब एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इज नॉट नेसेसरी, अच्छा ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये ऑर्थोगोनल है, ये भी छोड़ दो। हाँ, अब देखो ये जो मैंने बताया था आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर कोई भी है, ठीक है, ऑड ऑर्डर की, तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 हो जाएगा, और अगर इवन ऑर्डर की कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो नॉन परफेक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। नॉन नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ गलत लिखा हुआ है, इज अ नॉन, हाँ सॉरी सही तो लिखा है, नॉन जीरो परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, मतलब 0 नहीं होगा, इन्वर्स क्या हो जाएगा उसका, नॉन जीरो, जो उसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा वो नॉन जीरो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे मान लो 25 हो गया, 5 का स्क्वायर होता है, 49 7 का स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, अब देखो टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी यूजिंग मैट्रिसेस, मैंने आपको बताया था कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस अगर लिखी हुई हैं तो ax बराबर b के बराबर फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a क्या होता है, जो x1 x2 x3 कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, और b क्या होता है, ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो इस तरफ होते हैं हमारे। ठीक है, ठीक, तो ये ax बराबर b, ठीक है, ये a होता है, ये x होता है, ये क्या होता है, b होता है हमारा। ठीक है, तो ये जो n लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम है हमारा, ये कंसिस्टेंट कब होगा, कंसिस्टेंट तब होगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक, सिस्टम इज कंसिस्टेंट व्हेन क्या हो जाए, डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्या है, a इन्वर्टिबल होगी। क्यों, क्योंकि a नॉन सिंगुलर मतलब नॉट इक्वल टू 0 डिटर्मिनेंट, तो मतलब क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पर, ये कंसिस्टेंट हो जाएगा सिस्टम। ठीक है, ये जो सिस्टम में x बराबर b है, ये कंसिस्टेंट कब होगा, जब हमारा इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाए, नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक, अगर अच्छा ठीक, अब अगर ये क्या है कंसिस्टेंट सिस्टम, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा, मतलब जो x1 x2 और x3 की वैल्यू क्या आएंगी, एक पर्टिकुलर कुछ वैल्यू आ जाएंगी और वो यूनिक होंगी। ठीक है, उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए। ठीक, और x बराबर क्या हो जाएगा, a इनवर्स b के बराबर हो जाएगा, जो मैंने आपको अभी प्रीवियस में बताया है। ठीक, अब दूसरा केस देखो यहाँ पर, देखो एक मिनट, दूसरे केस में क्या कह रहा है, अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया, ठीक है, तो अगर मान लो डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है, तब अगर एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट डॉट बी अगर 0 हो रहा है तो सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट रहेगा और इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन होंगे। देखो मैंने आपको क्या बताया था, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, ये होता है हमारा। ठीक, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, और x किसके बराबर होता है हमारा, ए इनवर्स b के बराबर होता है, तो ए इनवर्स अगर हम लोग यहाँ पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ठीक, क्या ये बात समझ में आ रही है। ठीक, x से ए इनवर्स यहाँ पर क्या कर दिया हम लोगों ने, पुट कर दिया यहाँ से। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा x के बराबर। अब देखो, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम लोग इस तरफ कर लेते हैं x के साथ, और ये क्या लिख देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी। अब यहाँ पर ध्यान दो, देखो अगर ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर हो गया, ये 0 के बराबर हो गया अगर, ठीक, तो और अगर ये 0 के बराबर हो गया तो x का अगर 0 के बराबर हो गया
और ये भी क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया, तब हमारा x क्या हो जाएगा, इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशंस कंटेन करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है, x इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशंस करेगा, ठीक। लेकिन अगर ये एडजॉइंट ऑफ a डॉट b नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो ठीक है, तो ये x के बराबर ये 0 यहाँ पर होगा नहीं, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, x बराबर नॉट इक्वल टू 0, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये क्योंकि 0 है तो x क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन हो जाएगा यहाँ पर, तो इनकन्सिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा, ठीक। तो सिस्टम मीन्स इनकन्सिस्टेंट, मतलब कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो सीधा सीधा कंसिस्टेंट हो जाएगा, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 के बराबर है और उस केस में अगर एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी, एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी, जो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी है ये 0 के बराबर है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा और मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे, इनफाइनेटली मैनी, ठीक। और अगर 0 के बराबर है, नॉट इक्वल टू है, तो ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा, ठीक। अब ये एक एग्जांपल है, इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे जिससे आपको पता चल सके कि सॉल्व करना कैसे, वो तरीका कैसे है, ठीक। देखो, जब भी ऐसे ही क्वेश्चन दे दीजिए, हम लोग को क्या लिखना है, सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। देखो, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो ये हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक। अब देखो, पहले का एक्स वाई जेड है तो 1 1 और 1, ठीक। अब इसका एक्स वाई जेड देखो, x 1 -1 और 1, ठीक। कभी भी एक्स वाई जेड में गलती मत करना, ठीक। अब इसका देखो तो 2 1 और -1, 2 1 और -1, ठीक। अब यहाँ पर एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो कांस्टेंट है 6 2 और ये 1, ठीक, 6 2 और 1, क्या ये बात समझ में आ रही। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये क्या है, a है, ये क्या है, x है, ये बराबर b है, क्या ये बात समझ में आ रही, a डॉट एक्स बराबर b, ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब हम लोग को सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले क्या चेक करना होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है वो क्या है, वो नॉट इक्वल टू 0 है कि नहीं है, ठीक, ठीक, ये चीज़ से करनी है, ठीक। तो x इनवर्स क्या हो जाएगा, a इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी x इनवर्स कह रहा हूँ, x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर क्या हो जाएगा, a इनवर्स b हो जाएगा। मतलब हम लोग को निकालना क्या है, a इनवर्स निकालना है। तो चलो, अब सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पर, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 1, ये क्या हो जाएगा 1 -1, ठीक, और ये -1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -1 -2, ठीक, ये 1 है, ठीक, और ये क्या हो जाएगा 1 + 2। आई होप आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता होगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस में क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये प्लस में 3, तो ये 6 आ जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या है, लिखना है हमको यहाँ पर, द सिस्टम इज़ क्या है, सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट, ठीक, सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है। क्या ये बात समझ में आ रही है, सिस्टम कंसिस्टेंट है। अब अगर देखो यहाँ पर, अब अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है हमारा तो हमको क्या निकालना है, a इनवर्स निकालना है। उसके लिए क्या निकालना है, a इनवर्स क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। क्या ये बात पता है आपको, ठीक। अगर एडजॉइंट ऑफ a तो हम लोग एडजॉइंट ऑफ a निकालना है तो क्या करना है, सीधा a11 a12 a13 इस तरीके से हम लोग को लिख लेना है, a21 a22 a23 a31 a32 a33 तुरंत लिखना है इस तरीके से, ठीक। वैसे तो क्वेश्चन जो आएगा आपके एग्जाम में आएगा तो यहीं तक सीमित रहेगा कि सिस्टम कंसिस्टेंट है कि नहीं है, यूनिक सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है, या हमारा कौन सा सोल्यूशन है, तो ये इतना ही रहेगा। ये आपको मैं बता देता हूँ कि तरीका क्या होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a11 क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर a11 क्या हो जाएगा, इसका निकालना है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 1, ठीक है, 1 और -1 0 हो जाएगा, ठीक। a12 क्या हो जाएगा हमारा, a12 क्या हो जाएगा हमारा, ये -1 और -2 तो -3, लेकिन -1 और आएगा तो 3 हो जाएगा। अब a13 क्या हो जाएगा हमारा, ये इसका निकालना है तो क्या हो जाएगा 1 और ये +2 तो ये 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब a21 किसके बराबर हो जाएगा हमारा, इसका निकालना है हमें, ठीक। तो a21 किसके बराबर हो जाएगा, -1 और ये -1 तो -2, लेकिन यहाँ पर 2 हो जाएगा क्योंकि 2 और 1 3 हो जाता है, -1 की पावर 3 क्या हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा, ठीक। a22 किसके बराबर हो जाएगा, -1 और ये -2 तो -3 के बराबर हो जाएगा। a23 किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा 1 और -2 तो ये -1 के बराबर, लेकिन 1 आ जाएगा यहाँ पर क्योंकि 2 3 है और ये ऑड हो जाएगा, ठीक। a31 किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला निकालना है हमको, तो 1 और ये 1 2 के बराबर, ठीक।
A32 किसके बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ये वाला निकालना है हम लोग को, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 1 और ये 1 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। A33 किसके बराबर हो जाएगा हमारा, ये वाला निकालना है, तो -1 और ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था ये क्या है हमारा, ये क्या है, कोफैक्टर है, क्या है, कोफैक्टर है, ठीक, कोफैक्टर है, ठीक। हम लोग यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हमारा 6 के बराबर है, ठीक, 6 के बराबर है, ठीक है। और इसको देते हैं हम लोग इरेज कर, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है हमारे पास, ठीक। सिस्टम कंसिस्टेंट है, ये भी हम लोग को पता चल गया है। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज करते हैं। अब देखो हमें ये कोफैक्टर मिला है, हमें एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। एडजॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। तो ये जो है इसको हम लोग क्या कर देंगे, ट्रांसपोज में लिख देंगे। तो ये जो रो है ये कॉलम बना देंगे। तो 0 3 3, ठीक। ये 2 -3 और 1, ये क्या हो जाएगा 2 0 -2। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो, ठीक। एडजॉइंट ये हो गया। अब कुछ करना क्या है हमको, एडजॉइंट मिल गया हम लोग को, तो ए इनवर्स निकाल लेंगे। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। और वो क्या हो जाएगा 1/6, तो 1/6 से मल्टीप्लाई कर दो और ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स इसी तरीके से लिख दो यहाँ पर, ठीक है, इसी तरीके से। और अब हम लोग को क्या निकालना है, अब हम लोग को निकालना है x, ये x निकालना है, ए इनवर्स b। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, x क्या हो जाएगा, ए इनवर्स b के बराबर हो जाएगा। तो ये b के बराबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो इसमें b क्या हो जाएगा हमारा, ये b हो जाएगा हमारा 6 2 और 1, ये b वाला यही तो है मैट्रिक्स हमारी b, ठीक, ये वाली मैट्रिक्स b, ठीक। 6 2 1 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, ठीक, मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाएगी हम लोग को, ठीक है। देखो एक मिनट को, 0 2 2, ये क्या हो जाएगा 3 -3 0 3 1 -2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करके आएगा क्या, ये 1/6 यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब देखो 0 4 और 2, तो मतलब क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा 18 -6 और 0, तो 18 - 6 12 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर क्या आएगा 6 is 18 और ये +2 और -2, तो 18 आ जाएगा। तो ले देकर यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 2 और 3 आ जाएगा। और ये 1 2 3 किसके बराबर है, x के बराबर है। और x क्या है हमारा, x1 x2 x3, और ये किसके बराबर है 1 2 3। और दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगी, तो ये x1 बराबर क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। सॉरी x1 x2 बता रहा हूँ, ये x y z है, ठीक। तो x बराबर 1 हो जाएगा, y बराबर 2 हो जाएगा, z बराबर 3 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, तो ये पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पर करना होता है। पहले क्या करना है हम लोगों को, पहले देखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर है या नॉन ज़ीरो है। अगर नॉन ज़ीरो है तो कंसिस्टेंट हो जाएगा। ए इनवर्स निकाल लो, ठीक। ए इनवर्स निकालने के बाद बी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर, ठीक। ये चीज़। अब ये क्वेश्चन है हमारा, देखो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ए मैट्रिक्स ये है, a² - k = 0 है, देन वैल्यू ऑफ k। तो a² निकालो, यहाँ पर रख दो, k के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2, तो ये 1 1 1 0 0 इस तरीके से हो जाएगी, ठीक। तो इसको कर दोगे आप लोग, तो आपका आंसर k आ जाएगा, यहाँ पर कर लीजिएगा अपने आप। और जो भी आए उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा नीचे, ठीक, कमेंट में, ठीक। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये NDA में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखो कहाँ आया है ये क्वेश्चन, NDA में आया है, ठीक। और आपको ध्यान से करना भी है, ठीक है। ये NDA में आया हुआ है आपके क्वेश्चन। अब देखो इफ़ मैट्रिक्स A बराबर क्या है, अल्फ़ा अल्फ़ा यहाँ पर है और ये बीटा बीटा है, ठीक है। सच दैट a² बराबर i है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक। अगर बोल दिया a² बराबर i है, तो हम लोग a² निकाल लें, तो पहले a² निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा बीटा अल्फ़ा, ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा बीटा अल्फ़ा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा α² + β² हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, यहाँ भी α² + β² हो जाएगा, ठीक। तो क्या ये बात समझ में आ रही है, अल्फ़ा 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 बीटा, ठीक है, ठीक है, अल्फ़ा बीटा और यहाँ पर भी α² β² इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लीजिए आप लोग, ठीक। हाँ, तो ये चीज़ समझ लीजिए, ठीक। α² β² ये आ गया। अब ये बोला क्या गया है कि ये किसके बराबर है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा 1 0 1 0 0 और 1 के बराबर है, ठीक है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया α² + β² किसके बराबर 1 के बराबर, और अल्फ़ा बीटा किसके बराबर 0 के बराबर।
क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो ये चीज़, ये दोनों चीज़ें इक्वेशन जो हमने निकाली, ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। देखो कंडीशन क्या कह रहा है, अगर अल्फ़ा 0 है, देखो ये कंडीशन क्या कह रही है, अगर अल्फ़ा 0 है तो बीटा 1 होगा, ठीक, और अल्फ़ा 1 है तो बीटा 0 होगा, ठीक। तो देखते हैं, हम अल्फ़ा को क्या कर देते हैं, 0 पुट कर देते हैं, कंडीशन सेटिस्फाई कर देंगे ना डायरेक्ट। अल्फ़ा 0 है तो बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ अल्फ़ा अगर 0 कर देंगे, यहाँ पर ये अल्फ़ा मान लो 0 है तो ये बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर बीटा स्क्वायर बराबर 1, बीटा बराबर 1, हाँ हो जाएगा, सही है। अब अल्फ़ा बराबर 1 कर दे मान लो, ठीक है, अल्फ़ा बराबर 1 कर देंगे तो ये 1 प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, तो बीटा स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा, तो बीटा बराबर 0। तो ये कंडीशन सही है, ये कंडीशन बिल्कुल सही है, ठीक। लेकिन दूसरी कंडीशन भी देख लेते हैं। अल्फ़ा बराबर अगर 0 हो गया तो बीटा नॉट इक्वल टू 1 होगा। तो देखते हैं, अगर अल्फ़ा 0 हो गया तो बीटा नॉट इक्वल टू 1, गलत है बिल्कुल, बीटा 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक। अल्फ़ा 0 हो गया ये अगर, तो ये बीटा 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 1 है तो बीटा 1 के बराबर हो जाएगा। अगर अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 1 है तो ज़रूरी नहीं है, हो नहीं सकता, ठीक है। अब वैसे ही ये भी कंडीशन है, ये तो सब गलत हो जाएंगी कंडीशन, ये ए वाली हमारी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो ये हम लोग को निकालना था यहाँ पर ये कंडीशन, ठीक, इस तरीके से। अब ये हमारा है, देखो कभी भी 2x2 का मैट्रिक्स का क्या आ जाए, हमारा इन्वर्स निकालने को आ जाए, तो कैसे निकालना है, देखो कुछ नहीं करना है, 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है कैसे, मान लो ए बी सी डी ये 2x2 मैट्रिक्स है तो इनका इन्वर्स कैसे निकालेंगे, देखो 1/AD माइनस BC, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, एक्सचेंज कर देना है, DA हो जाएगा ये, और इनके साइन बदल देने हैं, -C -B। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इन दोनों को क्या करना है, एक्सचेंज कर देना है और इनके साइन बदल देने हैं, ठीक। और ये डिवाइडेड बाय ये क्या है हमारा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक। तो इसमें भी यही करते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, पहले इन दोनों को बदल दो, तो ये क्या हो जाएगा -5 और ये 1, और इनके साइन बदल दो, ये -3 -2। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा, -5 और ये -6, ये -11 के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ -11 से डिवाइड कर दो, ये क्या हो गया 5/11, ठीक, और 2/11, और यहाँ पर 3/11 -1/11। कौन सा वाला ऑप्शन सही है, ये वाला, ये सही है, बी वाला, ठीक। इस तरीके से करेंगे। अब देखो यहाँ पर, अब ये क्वेश्चन देखो, अगर a बराबर ये है देन a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, देखो जब भी a डॉट एडजॉइंट ऑफ a होता है ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू IN के बराबर होता है। क्या ये मैंने चीज़ आपको बताई है, अभी थोड़ी देर पहले बताई है, ठीक। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है, ठीक। तो आप लोग देख लीजिए डिटर्मिनेंट क्या है इसका, तो डिटर्मिनेंट क्या है, 4 3 12 -2 10 के बराबर है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है, 2 सेकंड का क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक, 2 नहीं 10 सेकंड का, 2 सेकंड कम हो गया काफ़ी। ये क्वेश्चन आपका जो BHU का एंट्रेंस हुआ है 2021 वाला, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, एकदम घिसा पिटा क्वेश्चन है, ठीक है। B बराबर 10 हो जाएगा यहाँ पर, C बराबर ऐसे ही बता दो, B बराबर 10 हो जाएगा, C बराबर 6 हो जाएगा यहाँ पर, और ये D बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, D बराबर क्या हो जाएगा -2। मॉर्टिन जलाने का कोई फ़ायदा नहीं, जब भी मच्छर लगते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, इसी तरीके से निकाल लेंगे, ठीक। तो ये निकाल लीजिएगा आप लोग, बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है। और इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा मुझे, ठीक, कमेंट में जो मैं कह रहा हूँ कमेंट में बताने के लिए वो बताइए ज़रूर, ठीक। उसी तरीके से ये क्वेश्चन आया है आपके 2021 BHU में, ठीक, जो कि NTA ने कंडक्ट कराया था। किसने कराया था, NTA बाबा ने कंडक्ट कराया था, और उन्होंने ऐसे क्वेश्चन डाले हैं, मैं आपको ऐसे की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो अगर आप ऐसे कर लेंगे, ये वाले क्वेश्चन अगर कर ले जा रहे हैं अपने आप, तो ये वाले क्वेश्चन निश्चिंत हो जाइए, आपके हो जाएंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है आप लोग। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला है यहाँ पर, A अगर मैट्रिक्स किसके बराबर है, A 1 1 और ये 10 एंड 10, ठीक। तो A ट्रांसपोज और A इन्वर्स किसके बराबर होगा, ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में, ठीक। तो A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, पहली बात तो 1 1 हो जाएगा, और 10 यहाँ हो जाएगा, और ये -10 यहाँ हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक। ये चीज़ A इन्वर्स क्या हो जाएगा, इन्वर्स निकालने का मैंने अभी तरीका बताया, डिटर्मिनेंट निकालो इसका 1 + tan स्क्वायर x, क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x के बराबर हो जाएगा डिटर्मिनेंट हमारा, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक। और इसको बदल दो, इसके साइन चेंज कर दो, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, देखो 1 1
और ये क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा और ये माइनस tan x हो जाएगा, ठीक, डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर एक्स, ठीक। अभी देखो यहाँ पर इसका हम अब ये देखो ये दोनों मैट्रिक्स सेम है तो ए स्क्वायर के बराबर हो गई हमारी, तो निकाल देते हैं भैया। यहाँ पर ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 1 और ये माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ठीक, इस तरीके से, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये 1 हो गया, ये माइनस 10 हो गया, ये माइनस 10 हो गया तो माइनस 2 tan, ठीक। ये क्या हो गया 1 और ये प्लस 2 tan x, ये क्या हो गया माइनस 10 और ये 1 हो जाएगा। एक मिनट, ये tan स्क्वायर एक्स हो गया हमारा, गड़बड़ कर दिया, एक मिनट रुकना, गड़बड़ हो गया, दोबारा से करते हैं, 1 मिनट। देखो ये 1 प्लस tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ठीक, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, हाँ ठीक है। अभी क्या हो जाएगा 1 ये माइनस 10 और माइनस 10 तो माइनस 2 tan x, ये क्या हो जाएगा 10 प्लस तो ये 2 tan x, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 10 स्क्वायर और 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक, डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, हमारा ये हो जाएगा। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो आइडेंटिटी तो है नहीं, आइडेंटिटी है क्या, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम लोग पॉज पे रखते हैं, अगर आपको इस क्वेश्चन का थोड़ा सा आंसर मिले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। थोड़ा सा इस समय दिमाग वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, ठीक, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो या हो सकता है क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो, ठीक, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, ठीक। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कॉम्प्लेक्स देखो, कॉम्प्लेक्स और आपका मैट्रिसेस दोनों मिला दिया है, ठीक, कॉम्प्लेक्स हो गया आपका और मैट्रिसेस दोनों मिला दिया है, ठीक। देखो क्या बोला है, अगर ए हमारा क्या मैट्रिक्स है ओमेगा 0 0 ओमेगा, वेयर ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, आपको मालूम होगा, ठीक, देन ए की पावर 100 पूछ ली गई आपसे। और जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, ध्यान रखो, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, ए दिया हो आपको इस तरीके से कोई मैट्रिक्स और ए की पावर n पूछ ली जाए, तो आपको कैसे करना है, आपको निकाल के देखना है कि ए और ए स्क्वायर और ए क्यूब इसमें सिमिलैरिटी क्या आ रही है, ठीक। तो ये सिमिलैरिटी आपको ढूंढनी है यहाँ पर, ठीक। और सिमिलैरिटी कैसे मिलेगी, ए वाला क्या है ओमेगा, एक मिनट रुकना, एक मिनट, ये क्या है हमारा ओमेगा 0 0 ओमेगा, ठीक। तो ए स्क्वायर हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर, ओमेगा 0 0 ओमेगा, ठीक, ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक, और ये 0 हो जाएगा और ये 0 प्लस 0 तो ये 0 हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा 0, ठीक, ये 0 हो जाएगा हमारा, ये 0 हो जाएगा, ठीक, ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जब 2 था हमारा तो ये 2 है, ओमेगा स्क्वायर हो रहा है, ठीक। अब एक क्यूब निकाल लेते हैं, देखते हैं हम लोग, ओमेगा स्क्वायर 0 ओमेगा स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा ओमेगा 0 0, ये क्या हो जाएगा ओमेगा क्यूब 0 0। अब आप सोचोगे हमने इतनी जल्दी कैसे ओमेगा क्यूब लिख दिया, करा क्यों नहीं, तो देखो ये क्या है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है, और डायगोनल मैट्रिक्स का जब भी प्रोडक्ट होता है दो डायगोनल मैट्रिक्स का, तो बस केवल डायगोनल्स का प्रोडक्ट कर देते हैं, तो ये ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक। ये डायगोनल मैट्रिक्स है, हमेशा ध्यान रखो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसकी अगर ए की पावर 100 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा ओमेगा की पावर 100 और बाकी 0 0, ठीक। क्या हो जाएगा ए की पावर 100 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर ओमेगा की पावर 100 0 0 ओमेगा की पावर 100, क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक। अब ओमेगा की पावर 99 क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा ओमेगा 0 0, ठीक। और ये किसके बराबर हो गया, ए के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी थी, ठीक। ओमेगा की पावर 99 कैसे 0, क्योंकि ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है, सॉरी 1 कैसे होगा, ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है, तो ओमेगा की पावर 3 की पावर 33 कर दो, ठीक। तो ये 1 की पावर 33 1 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक। ये हो गया। चलो 2 क्वेश्चन और बचे, ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कंसिडर द स्टेटमेंट एवरी जीरो मैट्रिक्स। देखो जैसे मैंने बताया था ना कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, जो आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उनको यहाँ छाप दिया इन्होंने, अब पूछा है कि ये 2 ट्रू हैं, 1 ट्रू है, 3 ट्रू हैं, कौन कौन से ट्रू हैं, तो ये चीज़ आपको समझनी। एवरी जीरो मैट्रिक्स इज स्केलर में स्क्वायर मैट्रिक्स, हर जीरो मैट्रिक्स क्या होगी स्क्वायर मैट्रिक्स। गलत है बिल्कुल स्टेटमेंट, ये गलत है। देखो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है क्या, ये सॉरी ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है क्या, ये 2 है 3 × 2,
ये क्या A0 मैट्रिक्स नहीं कह जाएगी, और ये स्क्वायर नहीं है तो ये गलत है, ठीक। अ मैट्रिक्स हैज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू, मैट्रिक्स का एक न्यूमेरिकल वैल्यू, तो नहीं, बिल्कुल गलत है। डिटर्मिनेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, मैट्रिक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है, ठीक, तो ये भी गलत है। अ यूनिट मैट्रिक्स इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डायगोनल मैट्रिक्स का क्या बताया था मैंने कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे क्या हो, ज़ीरो हो जाए, ये डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये होता है, बिल्कुल होता है, तो ये केवल ओनली 3 हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही, ठीक। ये दोनों गलत है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है BHU के एंट्रेंस में, ठीक। अब a बराबर क्या दे रखा है हम लोग को, ये दे रखा है, b बराबर ये दे रखा है a² + b², तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर टिक पहले से लगाया, अब हो सकता है सही हो गलत हो, आई डोंट नो, ठीक। तो ये आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। 2021 में आया है क्वेश्चन, और इसका आंसर मुझे बताइएगा, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसे ही दो क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, तो आप लोग समझ लीजिए। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया, ये क्वेश्चन कर लिया, ठीक, ये क्वेश्चन कर लिया, तो आपसे क्या ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक। तो ये आपको समझना है। तो इसी के साथ आपका ये वाला लेक्चर कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन को आप लोग करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, ठीक है। और टीच मिनट पर मैं आपकी लाइव क्लासेस लूँगा यहाँ पर, ठीक है। और थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और इस वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा विद योर बैचमेट्स, विद योर क्लासमेट्स, विद योर जूनियर्स, ठीक है। whosoever you are watching the video, ठीक। तो अगर आप लोग अभी तक बने हैं तो आप लोग उसको शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।